नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CPG.Study, जहां हम कठिन विषयों को आसान और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीज या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या आप जानते हैं कि संविधान में ऐसे भी सिद्धांत हैं जो सरकार को दिशा देते हैं, लेकिन जिन्हें सीधे अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता? जी हाँ, भारतीय संविधान के भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक इन नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इन्हें संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है, क्योंकि ये सरकार को बताते हैं कि देश को किस दिशा में आगे बढ़ाना है। इनका मुख्य उद्देश्य है भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना और एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। हालांकि ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन नीति निर्माण की नींव और शासन की आत्मा यही सिद्धांत हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और विस्तार से समझते हैं इनकी उत्पत्ति, उद्देश्य और महत्व। अब समझते हैं आखिर राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से 51 में इन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। ये ऐसे दिशानिर्देश हैं जिन्हें सरकार को कानून बनाते समय और नीतियां तय करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये सीधे जनता को कोई अधिकार नहीं देते, बल्कि सरकार को कर्तव्य बताते हैं। यहाँ राज्य शब्द का अर्थ केवल केंद्र सरकार नहीं है, बल्कि इसमें शामिल हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम और पंचायतें, और सभी सार्वजनिक प्राधिकरण। यानी जहां भी शासन है, वहां इन सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। इनका मुख्य उद्देश्य है देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना। सरल शब्दों में कहें तो ये सिद्धांत सरकार के लिए एक मार्गदर्शक नक्शा हैं, जो बताते हैं कि भारत को एक आदर्श और कल्याणकारी राष्ट्र कैसे बनाया जाए। अब आगे हम जानेंगे इन नीति निदेशक तत्वों की उत्पत्ति कहां से हुई और इन्हें संविधान में क्यों जोड़ा गया। अब सवाल उठता है, आखिर राज्य के नीति निदेशक तत्व की प्रेरणा कहां से मिली। इन सिद्धांतों की अवधारणा सीधे तौर पर आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान में भी ऐसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स शामिल थे, जो सरकार को सामाजिक न्याय की दिशा में काम करने का मार्गदर्शन देते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत में इन सिद्धांतों का विचार सबसे पहले 1931 के कराची प्रस्ताव में सामने आया था। इस प्रस्ताव में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की बात की गई थी, जैसे न्यूनतम मजदूरी, श्रमिकों के अधिकार और समान न्याय। बाद में जब संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया, तो इन आदर्शों को अपनाकर भाग 4 में शामिल किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी स्पष्ट किया था कि ये सिद्धांत देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं। यानी अगर मौलिक अधिकार हमें राजनीतिक लोकतंत्र देते हैं, तो नीति निदेशक तत्व हमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। अब अगले स्लाइड में हम समझेंगे इनका ऐतिहासिक संदर्भ और संविधान सभा में इन पर क्या चर्चा हुई थी। अब समझते हैं समय की ऐतिहासिक परिस्थिति क्या थी इन नीति निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब देश सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसी गंभीर समस्याएं मौजूद थीं। संविधान सभा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित करना। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने सोचा कि केवल मौलिक अधिकार देना पर्याप्त नहीं होगा। सरकार को स्पष्ट दिशा भी देनी होगी कि उसे किस प्रकार की नीतियां बनानी चाहिए। संविधान सभा में इस बात पर गहन चर्चा हुई कि क्या इन सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य बनाया जाए या नहीं। अंततः यह निर्णय लिया गया कि इन्हें गैरवाद योग्य रखा जाएगा, ताकि सरकार अपनी क्षमता और संसाधनों के अनुसार धीरे धीरे इन्हें लागू कर सके। यानी इन सिद्धांतों का उद्देश्य था भारत को एक ऐसे राष्ट्र में बदलना जहां समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय सभी को मिले। अब अगले स्लाइड में हम जानेंगे
इन नीति निदेशक तत्वों का मुख्य लक्ष्य क्या है और यह कैसे भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं, इन नीति निदेशक तत्वों का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। इनका मुख्य लक्ष्य है भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। कल्याणकारी राज्य यानी ऐसा राज्य जहां सरकार केवल शासन न करे, बल्कि जनता के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान के लिए सक्रिय रूप से कार्य करे। संविधान चाहता है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे गरीबी कम हो, बेरोजगारी घटे, शिक्षा और स्वास्थ्य सभी तक पहुंचे और समाज में समानता स्थापित हो। नीति निदेशक तत्व सरकार को यह दिशा देते हैं कि देश में धन और संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण हो, कमजोर वर्गों को संरक्षण मिले और सभी नागरिकों को सम्मानजनक जीवन का अवसर प्राप्त हो। यानी अगर सरल शब्दों में कहें तो ये सिद्धांत भारत को सिर्फ एक लोकतांत्रिक देश नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक रूप से न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाने की नींव रखते हैं। इसीलिए इन्हें संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अब अगले स्लाइड में हम समझेंगे इन नीति निदेशक तत्वों की कानूनी प्रकृति क्या है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इन नीति निदेशक तत्वों की कानूनी प्रकृति क्या है। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर लें, ये गैरवादयोग्य हैं। गैरवादयोग्य का मतलब क्या? मतलब अगर सरकार इन सिद्धांतों को लागू नहीं करती तो कोई भी नागरिक सीधे अदालत में जाकर इन्हें लागू कराने की मांग नहीं कर सकता। यानी ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये बेकार हैं? बिल्कुल नहीं। संविधान के अनुसार ये सिद्धांत राज्य के शासन में मूलभूत हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय और नीतियां तय करते समय इन्हें ध्यान में रखे। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में कहा है कि नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों मिलकर संविधान की आत्मा बनाते हैं। समय के साथ कई ऐसे कानून बनाए गए हैं जो इन्हीं नीति निदेशक तत्वों से प्रेरित हैं, जैसे शिक्षा, समान वेतन, पंचायत व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कानून। यानी भले ही ये अदालत में लागू न कराए जा सकें, लेकिन शासन की दिशा तय करने में इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। अब अगले स्लाइड में हम जानेंगे इन नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। अब समझते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। हालांकि संविधान में इनका कोई आधिकारिक वर्गीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन विद्वानों ने इन्हें समझने के लिए 3 प्रमुख भागों में बांटा है। पहला समाजवादी सिद्धांत, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा उदार बौद्धिक सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांतों का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना, धन और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना। गांधीवादी सिद्धांत महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित हैं, जैसे ग्राम स्वराज, कुटीर उद्योग और कमजोर वर्गों का उत्थान। और उदार बौद्धिक सिद्धांत आधुनिक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देते हैं, जैसे समान नागरिक संहिता, स्वतंत्र न्यायपालिका और अंतर्राष्ट्रीय शांति। इस प्रकार इन तीनों वर्गों के माध्यम से हम नीति निदेशक तत्वों को व्यवस्थित और आसान तरीके से समझ सकते हैं। अब अगले स्लाइड से हम विस्तार से समझेंगे सबसे पहले समाजवादी सिद्धांत क्या हैं और उनका महत्व क्या है। अब शुरू करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के पहले वर्ग से, यानी समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है देश में सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना। संविधान चाहता है कि समाज में ऐसा कोई वर्ग न हो जिसके पास अत्यधिक धन और संसाधन हो और दूसरा वर्ग मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहा हो। इसीलिए इन सिद्धांतों में कहा गया है कि धन और उत्पादन के साधनों का वितरण इस प्रकार हो कि समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे गरीबी कम हो, बेरोजगारी घटे और सभी नागरिकों को सम्मानजनक जीवन का अवसर मिले। यानी समाजवादी सिद्धांत एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां अवसरों की समानता हो
और आर्थिक शोषण न हो। अगर मौलिक अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता देते हैं तो समाजवादी नीति निदेशक तत्व उसे आर्थिक सुरक्षा देने का प्रयास करते हैं। अब अगले स्लाइड में हम समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आने वाले विशेष प्रावधानों को विस्तार से समझेंगे। अब समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं लोक कल्याण और संसाधनों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करे जिसमें न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी को मिले। यानी सरकार का कर्तव्य है कि वह असमानताओं को कम करे और सभी नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाए। इसके बाद अनुच्छेद 39 बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि देश के भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो कि समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभ मिले। साथ ही धन और उत्पादन के साधनों का अत्यधिक केंद्रीकरण न हो। सरल शब्दों में समझें, संविधान नहीं चाहता कि देश की संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में सिमट जाए। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, पुरुष और महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। यानी लोक कल्याण और संसाधनों से जुड़े ये प्रावधान समानता, न्याय और संतुलित आर्थिक विकास की नींव रखते हैं। अब अगले स्लाइड में हम समझेंगे श्रमिकों के अधिकार और उनसे जुड़े प्रावधान। अब बात करते हैं समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों के अधिकारों की। संविधान यह सुनिश्चित करना चाहता है कि देश के श्रमिकों का शोषण न हो और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार नागरिकों को काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्रदान करे। यानी बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी या विकलांगता की स्थिति में सरकार को सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 42 में प्रावधान है मानवोचित कार्यदशाएं और मातृत्व राहत, मतलब कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण हो और महिलाओं को मातृत्व अवकाश व सुरक्षा मिले। फिर अनुच्छेद 43 कहता है कि श्रमिकों को जीविका योग्य वेतन मिले ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। ये प्रावधान दिखाते हैं कि संविधान केवल आर्थिक विकास की बात नहीं करता, बल्कि श्रमिकों की गरिमा और सामाजिक सुरक्षा पर भी जोर देता है। अब अगले स्लाइड में हम समझेंगे वेतन, स्वास्थ्य और न्याय से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान। अब बात करते हैं वेतन, स्वास्थ्य और न्याय से जुड़े नीति निदेशक तत्वों की। सबसे पहले समान वेतन। संविधान के अनुच्छेद 39 डी में स्पष्ट कहा गया है कि पुरुष और महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। यह प्रावधान लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके बाद आता है बाल श्रम और शोषण से सुरक्षा। अनुच्छेद 39 ई और 39 एफ में कहा गया है कि बच्चों और श्रमिकों का स्वास्थ्य व शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और बच्चों को स्वस्थ विकास तथा गरिमामय वातावरण मिलना चाहिए। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और पोषण की। अनुच्छेद 47 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह पोषण स्तर और जनस्वास्थ्य को बेहतर बनाए और नशीले पदार्थों के सेवन को कम करे। यानी संविधान केवल आर्थिक समानता ही नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देता है। इन सभी प्रावधानों का उद्देश्य है एक ऐसा समाज बनाना जहां हर व्यक्ति को सम्मानजनक वेतन, अच्छा स्वास्थ्य और न्यायपूर्ण जीवन मिले। अब अगले स्लाइड में हम प्रवेश करेंगे दूसरे वर्ग की ओर, यानी गांधीवादी सिद्धांतों की ओर। अब हम पहुंचते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के दूसरे वर्ग पर, यानी गांधीवादी सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये सिद्धांत महात्मा गांधी के विचारों और आदर्शों से प्रेरित हैं। महात्मा गांधी का सपना था एक ऐसा भारत जहां गांव आत्मनिर्भर हों, कुटीर उद्योग विकसित हों और समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान हो। इसी सोच को संविधान में स्थान दिया गया। इन सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है ग्राम स्वराज की स्थापना, सामाजिक समानता और पारंपरिक भारतीय मूल्यों की रक्षा।
गांधी जी मानते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। इसलिए नीति निदेशक तत्वों में पंचायत व्यवस्था, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन और कमजोर वर्गों की सुरक्षा जैसे प्रावधान शामिल किए गए। यानी अगर समाजवादी सिद्धांत आर्थिक समानता पर जोर देते हैं, तो गांधीवादी सिद्धांत ग्रामीण विकास और नैतिक मूल्यों पर बल देते हैं। अब अगले स्लाइड में हम विस्तार से समझेंगे ग्राम स्वराज और अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रावधान। अब बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांतों के सबसे महत्वपूर्ण भाग की, यानी ग्राम स्वराज और अर्थव्यवस्था। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। इसी विचार को संविधान में स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 40 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करे ताकि वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। यानी गांव केवल प्रशासनिक इकाई न रहें, बल्कि आत्मनिर्भर और सशक्त बने। इसके साथ ही गांधी जी कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि इससे ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक असमानता कम होगी। इसलिए नीति निदेशक तत्वों में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। इन प्रावधानों का उद्देश्य है शहरों पर अत्यधिक निर्भरता कम करना और गांवों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। यानी ग्राम स्वराज केवल एक विचार नहीं, बल्कि संविधान की एक स्पष्ट दिशा है। अब अगले स्लाइड में हम समझेंगे सामाजिक सुरक्षा और नैतिकता से जुड़े गांधीवादी प्रावधान। अब बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आने वाले सामाजिक सुरक्षा और नैतिकता से जुड़े प्रावधानों की। गांधी जी का मानना था कि समाज का असली विकास तभी संभव है जब कमजोर और पिछड़े वर्गों का उत्थान हो। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 46 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे और उन्हें सामाजिक अन्याय व शोषण से सुरक्षा प्रदान करे। इसके अलावा गांधी जी नैतिक मूल्यों पर भी जोर देते थे। अनुच्छेद 47 में राज्य को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह नशीले पदार्थों और मद्यपान के सेवन को कम करने का प्रयास करे ताकि समाज स्वस्थ और नैतिक रूप से सुदृढ़ बन सके। इसी तरह अनुच्छेद 48 में गायों और दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं की नस्ल सुधार और संरक्षण की बात कही गई है। इन सभी प्रावधानों का उद्देश्य है सिर्फ आर्थिक विकास नहीं, बल्कि नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान भी। यानी गांधीवादी सिद्धांत भारतीय समाज को मानवीय और नैतिक आधार प्रदान करते हैं। अब अगले स्लाइड में हम प्रवेश करेंगे तीसरे वर्ग की ओर, यानी उदार बौद्धिक सिद्धांतों की ओर। अब हम आते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तीसरे और अंतिम वर्ग पर, यानी उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये सिद्धांत आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों और बौद्धिक मूल्यों पर आधारित हैं। इनका उद्देश्य है भारत में न्यायपूर्ण, आधुनिक और प्रगतिशील शासन व्यवस्था स्थापित करना। सबसे पहले बात करते हैं समान नागरिक संहिता की। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे। इसका अर्थ है व्यक्तिगत कानूनों में समानता स्थापित करना ताकि सभी नागरिकों के लिए समान नियम हों। इसके अलावा अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है और अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का निर्देश दिया गया है ताकि न्याय व्यवस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष बनी रहे। इन सिद्धांतों का उद्देश्य है लोकतंत्र को मजबूत करना, कानून का शासन स्थापित करना और नागरिकों को समान व न्यायपूर्ण व्यवस्था प्रदान करना। अब अगले स्लाइड में हम इन उदार बौद्धिक सिद्धांतों के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। अब विस्तार से समझते हैं कानून, शिक्षा और न्यायपालिका से जुड़े उदार बौद्धिक सिद्धांतों को। सबसे पहले शिक्षा।
संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य को निर्देश दिया गया था कि वह बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करे। बाद में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। यानी नीति निदेशक तत्वों ने ही आगे चलकर मौलिक अधिकार का रूप लिया। अब बात करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 50 में स्पष्ट कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए। इसका उद्देश्य है न्याय व्यवस्था को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाना, ताकि कोई भी राजनीतिक दबाव न्याय को प्रभावित न कर सके। इसके अलावा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 में किया गया है, ताकि गरीब और कमजोर वर्ग भी न्याय प्राप्त कर सकें। इन प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि उदारबौद्धिक सिद्धांत केवल आदर्श नहीं हैं, बल्कि आधुनिक लोकतंत्र की मजबूत नींव हैं। अब अगले स्लाइड में हम समझेंगे पर्यावरण और विश्व शांति से जुड़े नीति निदेशक तत्व। अब बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण और विश्व शांति से जुड़े नीति निदेशक तत्वों की। सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 48 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे और देश के वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण करे। यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। आज के समय में जब जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता का संकट बढ़ रहा है, यह अनुच्छेद और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे, राष्ट्रों के बीच सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखे और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करे। यानी भारतीय संविधान केवल देश के अंदरूनी मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति और सहयोग की भी बात करता है। इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि नीति निदेशक तत्व भारत को एक जिम्मेदार, पर्यावरण संवेदनशील और विश्व मंच पर सम्मानित राष्ट्र बनाने की दिशा देते हैं। अब अगले स्लाइड में हम जानेंगे नए जोड़े गए नीति निदेशक तत्वों के बारे में। अब जानते हैं समय के साथ नीति निदेशक तत्वों में कौन कौन से नए प्रावधान जोड़े गए। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार इसमें संशोधन किए जाते रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 39 जोड़ा गया, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया। इसी संशोधन से अनुच्छेद 43 जोड़ा गया, जिसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात कही गई। और अनुच्छेद 48 अभी इसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण की बात कही गई। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शिक्षा से संबंधित प्रावधानों को और मजबूत किया गया। इन संशोधनों से यह स्पष्ट होता है कि नीति निदेशक तत्व स्थिर नहीं हैं, बल्कि समय के साथ विकसित होते रहे हैं। अब अगले स्लाइड में अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को गैरवादयोग्य क्यों बनाया गया? गैरवादयोग्य का अर्थ है इन्हें सीधे अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता। संविधान निर्माताओं ने ऐसा क्यों किया? पहला कारण था आर्थिक संसाधनों की कमी। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब देश आर्थिक रूप से कमजोर था। हर सिद्धांत को तुरंत लागू करना संभव नहीं था। दूसरा कारण, ये सिद्धांत आदर्श और दीर्घकालिक लक्ष्य थे। संविधान सभा का मानना था कि सरकार अपनी क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार धीरे धीरे इन लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी स्पष्ट कहा था कि ये सिद्धांत सरकार के लिए निर्देश हैं, न कि न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले अधिकार। लेकिन ध्यान दीजिए, गैरवादयोग्य होने का मतलब यह नहीं है कि ये महत्वहीन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं।
यानी मौलिक अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता देते हैं और नीति निदेशक तत्व उसे सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने का मार्ग दिखाते हैं। भारतीय संविधान के इस गहन विश्लेषण को अब हम समझते हैं कि आखिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या और इन्हें शासन का मूल आधार क्यों कहा जाता है। सबसे पहले इनकी संवैधानिक स्थिति। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तृत हैं। यानी ये कोई साधारण सिद्धांत नहीं, बल्कि संविधान द्वारा स्वीकृत मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। अब प्रश्न उठता है, इनकी प्रेरणा कहां से मिली? इन तत्वों की प्रेरणा मुख्य रूप से आयरलैंड के संविधान से ली गई है, जो स्वयं स्पेनिश संविधान से प्रभावित था। यानी यह विचार वैश्विक संवैधानिक परंपरा से आया है। अब बात करते हैं इनकी प्रकृति की। नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायिक नॉन जस्टिशिएबल हैं। इसका अर्थ है, यदि सरकार इनका पालन न करे तो नागरिक सीधे अदालत में जाकर इन्हें लागू नहीं करवा सकते। यही कारण है कि इनकी सबसे अधिक आलोचना भी की जाती है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, यदि ये अदालत में लागू नहीं कराए जा सकते तो इनका महत्व क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य है भारत को एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट बनाना, जहां केवल राजनीतिक लोकतंत्र न हो बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित हो। संक्षेप में कहें तो मौलिक अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व समाज को न्याय देने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि इन्हें शासन का मूल आधार कहा जाता है। अब तक हमने समझा कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, लेकिन क्या ये वास्तव में प्रभावी हैं? या फिर ये केवल कागज पर लिखे आदर्श हैं? इसी प्रश्न से जुड़ी है इनकी सबसे तीखी आलोचना। सबसे पहले केटी शाह ने इन्हें एक खाली चेक के समान बताया। उनके अनुसार यह ऐसा चेक है जिसका भुगतान पूरी तरह सरकार की इच्छा पर निर्भर है। यदि सरकार चाहे तो लागू करे, न चाहे तो अनदेखा कर दे। अब आते हैं दूसरी आलोचना पर। टी कृष्णमाचारी ने इन्हें भावनाओं का कूड़ेदान, वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स कहा। उनका तर्क था कि संविधान सभा ने हर आदर्श और भावना को इसमें डाल दिया, लेकिन उन्हें लागू करने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं बनाई। तीसरी आलोचना आती है नासिरुद्दीन की। उन्होंने कहा कि ये तत्व नए साल के संकल्पों की तरह हैं, जो हर साल 1 जनवरी को लिए जाते हैं, लेकिन 2 जनवरी तक भूल जाते हैं। यानी आलोचकों के अनुसार ये केवल नैतिक उपदेश हैं, कानूनी शक्ति से रहित। तो क्या सच में नीति निर्देशक तत्व सिर्फ कागजी शेर हैं, या फिर इनके पीछे कोई गहरी संवैधानिक सोच छिपी है? यही सवाल हमें आगे की चर्चा में और गहराई से समझना होगा। नीति निर्देशक तत्वों पर आलोचना यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ विद्वानों ने इन्हें अतार्किक और रूढ़िवादी भी बताया। सबसे पहले बात करते हैं एन श्रीनिवास की। उनका कहना था कि नीति निर्देशक तत्व आधुनिक और प्राचीन विचारों का मिश्रण हैं। यानी इनमें कुछ विचार आधुनिक समाजवादी सोच से जुड़े हैं, तो कुछ परंपरागत और नैतिक मूल्यों से प्रेरित हैं। लेकिन समस्या क्या है? उनके अनुसार इन सिद्धांतों में तार्किक क्रमबद्धता की कमी है। यह एक स्पष्ट व्यवस्थित नीति दस्तावेज की तरह नहीं दिखते, बल्कि अलग अलग विचारों का संग्रह प्रतीत होते हैं। अब आते हैं दूसरी बड़ी आलोचना पर। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि ये तत्व 19वीं सदी के इंग्लैंड की विचारधारा से प्रभावित हैं, खासतौर पर फैबियन सोशलिज्म से। उनका मानना था कि ये विचार अपने समय के लिए उपयुक्त हो सकते थे, लेकिन 21वीं सदी की जटिल और वैश्विक अर्थव्यवस्था में ये अप्रासंगिक या पुराने पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर आलोचकों का तर्क यह था कि इनमें स्पष्टता की कमी है, ये मिश्रित और असंगत हैं और कुछ हद तक समय से पीछे हैं।
लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है, या फिर इन तत्वों में कोई ऐसी दूरदर्शिता है जो भारत को एक सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की ओर ले जाती है? अब हम पहुंच चुके हैं एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। क्या नीति निर्देशक तत्व संविधान के भीतर ही टकराव पैदा कर सकते हैं? आलोचकों का मानना था कि इन तत्वों के कारण शासन व्यवस्था में संवैधानिक संघर्ष की स्थिति बन सकती है। सबसे पहले, केंद्र बनाम राज्य। यदि राज्य सरकारें नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप नीतियां बनाती हैं और केंद्र सरकार उनसे असहमत होती है, तो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुछ विद्वानों ने यह भी आशंका जताई कि निर्देशों का पालन न करने पर राष्ट्रपति शासन जैसे कदमों का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा संभावित संघर्ष, राष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री। यदि संसद कोई विधेयक पास करती है जो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के उद्देश्य से बनाया गया हो और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दें, तो संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। तीसरा स्तर, राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री। राज्य स्तर पर भी नीतियों के क्रियान्वयन को लेकर राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच टकराव संभव है। यानी आलोचकों के अनुसार नीति निर्देशक तत्व केवल आदर्श नहीं, बल्कि संभावित राजनीतिक और संवैधानिक संघर्ष का स्रोत भी बन सकते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ, या फिर भारतीय संविधान ने इन टकरावों को संतुलित करने का कोई रास्ता खोज लिया? अब आगे हम देखेंगे, इतनी आलोचनाओं के बावजूद आखिर इनकी आवश्यकता क्यों मानी गई। अब तक हमने नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना सुनी। उन्हें खाली चेक कहा गया, भावनाओं का कूड़ेदान कहा गया और संवैधानिक टकराव का कारण भी बताया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न है, यदि ये इतने कमजोर हैं, तो फिर संविधान निर्माताओं ने इन्हें शामिल ही क्यों किया? दरअसल नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की आत्मा को सामाजिक और आर्थिक दिशा देते हैं। जहां मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये सरकार को यह याद दिलाते हैं कि सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी उतना ही आवश्यक है। इनका उद्देश्य है गरीबी का उन्मूलन, समान अवसर की व्यवस्था, संसाधनों का न्यायसंगत वितरण और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ये भले ही अदालत में लागू न कराए जा सकें, लेकिन ये सरकार के लिए एक नैतिक और राजनीतिक दायित्व अवश्य बनाते हैं। यही कारण है कि नीति निर्देशक तत्वों को शासन का मूल मार्गदर्शक कहा गया है। इनके बिना संविधान केवल अधिकारों का दस्तावेज बनकर रह जाता, लेकिन इनके साथ यह एक सामाजिक क्रांति का मार्गदर्शक बन जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरे विषय के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्से पर। अब तक हमने नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना और संवैधानिक संघर्ष को समझा, लेकिन अब हम देखते हैं इनकी वास्तविक भूमिका और उपयोगिता क्या है। भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल एम.सी. तलवाड़ ने नीति निर्देशक तत्वों को बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक मार्गदर्शक माना। उन्होंने इनकी भूमिका को 3 मुख्य भागों में समझाया। पहला, निर्देशों का साधन। नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के लिए सामान्य सिफारिशें हैं, यानी ये सरकार को बताते हैं कि नीतियां किस दिशा में बननी चाहिए। ये सरकार को यह दिशा देते हैं कि विकास केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित न रहे, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता भी सुनिश्चित करे। दूसरा, न्यायालयों के लिए प्रकाश स्तंभ। तलवाड़ के अनुसार नीति निर्देशक तत्व अदालतों के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। जब न्यायालय जुडिशियल रिव्यू करते हैं, तो ये तत्व उन्हें यह समझने में मदद करते हैं कि राज्य की नीति का उद्देश्य क्या है। यानी भले ही ये न्यायालय में सीधे लागू न हो, लेकिन न्यायिक व्याख्या में इनका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तीसरा, प्रस्तावना का विस्तार।
नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय, स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों का विस्तार करते हैं। प्रस्तावना एक लक्ष्य बताती है और नीति निर्देशक तत्व उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता। इसलिए इन्हें संविधान की सामाजिक आर्थिक आत्मा कहा जाता है। तो अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि ये लागू क्यों नहीं होते, बल्कि यह है कि इनके बिना संविधान अधूरा क्यों हो जाता। अब हम नीति निर्देशक तत्वों की एक और महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हैं। ये केवल आदर्श नहीं हैं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थिरता और जवाबदेही का माध्यम भी हैं। सबसे पहले, राजनीतिक स्थिरता। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन नीतियां निरंतर चलती रहती हैं। यही नीति निर्देशक तत्वों की शक्ति है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आए, संविधान में दिए गए ये सिद्धांत राज्य की नीतियों को एक स्थायी दिशा प्रदान करते हैं, यानी शासन में निरंतरता बनी रहती है। दूसरा, विपक्ष का हथियार। नीति निर्देशक तत्व विपक्ष को यह अधिकार देते हैं कि वह सरकार से सवाल पूछ सके। यदि सरकार सामाजिक न्याय, समान अवसर या संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की दिशा में काम नहीं कर रही, तो विपक्ष इन सिद्धांतों के आधार पर सरकार की जवाबदेही तय कर सकता है। तीसरा, प्रदर्शन की कसौटी। अंततः जनता ही लोकतंत्र की असली शक्ति है। चुनाव के समय जनता यह परखती है कि सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को कितना लागू किया। क्या सामाजिक न्याय बढ़ा? क्या आर्थिक असमानता कम हुई? क्या कमजोर वर्गों का उत्थान हुआ? यही सरकार के प्रदर्शन की असली कसौटी बनती है। और अंत में, संवैधानिक विद्वान ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य भारत में सामाजिक क्रांति को आगे बढ़ाना है। यानी ये केवल शासन के निर्देश नहीं हैं, ये एक परिवर्तनकारी विचारधारा है। इसीलिए नीति निर्देशक तत्व भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ माने जाते हैं। अब तक हमने दोनों को अलग अलग समझा, लेकिन अब समय है इनकी सीधी तुलना करने का। सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकार, जो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। इनकी प्रकृति नकारात्मक मानी जाती है। नकारात्मक इसलिए क्योंकि ये राज्य को रोकते हैं, यानी राज्य नागरिकों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये न्यायोचित यानी जस्टिशिएबल हैं। यदि इनका उल्लंघन होता है तो नागरिक सीधे अदालत जा सकता है। इनका उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, मतलब नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और अधिकार देना। और इनका लाभ मुख्यतः व्यक्तिगत कल्याण पर केंद्रित है, यानी इंडिविजुअलिस्टिक दृष्टिकोण। अब दूसरी तरफ आते हैं नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 में वर्णित हैं। इनकी प्रकृति सकारात्मक है। ये राज्य को निर्देश देते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन ये गैर न्यायोचित यानी नॉन जस्टिशिएबल हैं। इन्हें सीधे अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता। इनका उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। और इनका लाभ सामूहिक कल्याण पर केंद्रित है, यानी सोशलिस्टिक दृष्टिकोण। तो सरल शब्दों में, मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व समाज में न्याय और समानता स्थापित करने की दिशा देते हैं। एक व्यक्ति को मजबूत बनाता है, दूसरा समाज को। और भारतीय संविधान की खूबसूरती यही है कि उसने दोनों को साथ रखा है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं संवैधानिक संघर्ष के ऐतिहासिक चरण में। साल 1951 से 1966 तक का दौर। इस अवधि में सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट था, मौलिक अधिकार सर्वोपरि हैं। इस संघर्ष की शुरुआत होती है चंपकम दोराराजन मामले 1951 से। मामला क्या था? मद्रास सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित आरक्षण लागू किया था।
सरकार का तर्क था कि यह नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप है, सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे चुनौती दी, यह कहते हुए कि यह उनके मौलिक अधिकार, समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ा प्रश्न था, यदि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में टकराव हो तो कौन प्रभावी होगा? सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय दिया, टकराव की स्थिति में मौलिक अधिकार प्रभावी होंगे और नीति निर्देशक तत्व केवल सहायक माने जाएंगे। यह एक निर्णायक क्षण था। परिणाम, इस फैसले के बाद संसद ने संविधान संशोधन की राह अपनाई और पारित किए गए प्रथम संशोधन, चौथा संशोधन, 17वां संशोधन। इन संशोधनों का उद्देश्य था भूमि सुधार कानूनों और सामाजिक न्याय से जुड़ी नीतियों को न्यायिक चुनौती से सुरक्षित करना। इस प्रकार 1951 से 1966 तक न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च माना। लेकिन यह स्थिति ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रही, क्योंकि 1967 में आया एक ऐसा फैसला जिसने पूरे संवैधानिक इतिहास को बदल दिया। अब हम पहुंच चुके हैं भारतीय संवैधानिक इतिहास के एक निर्णायक मोड़ पर। साल 1967। मामला था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। यह फैसला केवल एक कानूनी निर्णय नहीं था, यह संसद और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन का सवाल था। पृष्ठभूमि, सरकार भूमि सुधार और सामाजिक न्याय से जुड़े कानून बना रही थी। इन कानूनों को सुरक्षित रखने के लिए संविधान में संशोधन किए गए। प्रश्न यह उठा, क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, मौलिक अधिकार पवित्र हैं, सैक्रोसैंक्ट। संसद इन्हें सीमित या समाप्त नहीं कर सकती, यानी संसद की संशोधन शक्ति पर रोक लगा दी गई। प्रतिबंध, कोर्ट ने स्पष्ट कहा, संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यह एक बहुत बड़ा संवैधानिक परिवर्तन था। प्रभाव, इस निर्णय के बाद न्यायपालिका और संसद के बीच सीधा टकराव शुरू हो गया। संसद को लगा कि उसकी संप्रभुता और सामाजिक सुधार की शक्ति सीमित कर दी गई है, और यही संघर्ष आगे चलकर संविधान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मामला जन्म देता है। एक ऐसा मामला जिसने मूल ढांचा सिद्धांत को जन्म दिया। लेकिन वह कहानी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। 1967 के गोलकनाथ फैसले के बाद स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन संसद ने इसे स्वीकार नहीं किया, और यहीं से शुरू होती है संविधान संशोधनों की एक नई कहानी। 24वां संविधान संशोधन 1971। इस संशोधन के माध्यम से संसद ने स्पष्ट कर दिया कि उसे संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति है। इसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, यानी संसद ने अपनी संशोधन शक्ति को फिर से स्थापित किया। 25वां संविधान संशोधन 1971। यह संशोधन और भी महत्वपूर्ण था। इसके तहत अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। अब समझिए इसका अर्थ। यदि कोई कानून अनुच्छेद 39B और 39C यानी समाजवादी सिद्धांतों को लागू करने के उद्देश्य से बनाया गया है, तो उसे अनुच्छेद 14, 19 या 31 के उल्लंघन के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। यानी पहली बार कुछ नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। महत्व, यह संवैधानिक इतिहास का बड़ा बदलाव था। अब संतुलन मौलिक अधिकारों से हटकर कुछ हद तक नीति निर्देशक तत्वों की ओर झुक गया। लेकिन क्या यह अंतिम शब्द था? नहीं, क्योंकि 1973 में आया एक ऐसा फैसला जिसने पूरे संविधान की दिशा बदल दी और जन्म हुआ मूल ढांचा सिद्धांत का।
वह ऐतिहासिक फैसला हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अब हम भारतीय संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले पर पहुंच चुके हैं। साल 1973। मामला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यह केवल एक केस नहीं था, यह संसद और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन की अंतिम परीक्षा थी। पृष्ठभूमि: संसद ने 24वां और 25वां संशोधन पारित किए थे। अनुच्छेद 31C के माध्यम से कुछ नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई थी। अब सवाल था, क्या संसद की संशोधन शक्ति असीमित है या उस पर कोई सीमा भी है? ऐतिहासिक निर्णय। 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। पहला, अनुच्छेद 31C का पहला भाग यानी अनुच्छेद 39B और 39C को प्राथमिकता देना वैध माना गया। लेकिन दूसरा भाग, जिसमें न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। सबसे बड़ा सिद्धांत, मूल ढांचा सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। यही है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मूल ढांचे में क्या शामिल है? संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, न्यायिक समीक्षा, संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकारों की मूल भावना, यानी संसद शक्तिशाली है लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं। यह फैसला भारतीय लोकतंत्र की सुरक्षा कवच बन गया और यहीं से संघर्ष की दिशा बदल गई। अब सवाल सर्वोच्चता का नहीं, बल्कि संतुलन का था। अब आगे हम देखेंगे, क्या 1976 में 42वें संशोधन ने इस संतुलन को बदलने की कोशिश की? केशवानंद भारती मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती, लेकिन 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान संसद ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे अक्सर मिनी संविधान भी कहा जाता है। अनुच्छेद 31C का विस्तार। पहले 31C केवल अनुच्छेद 39B और 39C तक सीमित था, लेकिन 42वें संशोधन के माध्यम से अब केवल 39B और C ही नहीं, बल्कि सभी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों, विशेषकर अनुच्छेद 14, 19, 31 पर प्राथमिकता दे दी गई। यानी यदि कोई कानून किसी भी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए बनाया गया हो, तो उसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी। स्थिति क्या बनी? अब संतुलन पूरी तरह बदल गया। पहली बार ऐसा लगा कि नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से भी ऊपर हो गए हैं। यानी सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित की जा सकती थी। लेकिन क्या यह व्यवस्था स्थायी रही? नहीं, क्योंकि 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर संवैधानिक संतुलन बहाल किया। 1976 के 42वें संशोधन के बाद स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ऊपर रखने की कोशिश की गई थी। ऐसा लग रहा था मानो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को पूर्ण प्राथमिकता दे दी गई हो। लेकिन 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। कोर्ट ने कहा, 42वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 31C का जो विस्तार किया गया था वह असंवैधानिक है। यानी सभी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता देना संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है। संतुलन की पुनर्स्थापना। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व संविधान के दो पहिए हैं। इनमें से किसी एक को
दूसरे से ऊपर नहीं रखा जा सकता। यदि मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाएं, तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, और यदि नीति निर्देशक तत्वों को नजरअंदाज किया जाए, तो सामाजिक न्याय अधूरा रह जाएगा। महत्वपूर्ण अपवाद। हालांकि अनुच्छेद 39 बी और 39 सी अब भी अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता रखते हैं, लेकिन यह प्राथमिकता सीमित है और न्यायिक समीक्षा बनी रहती है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश। कोर्ट ने कहा, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। और यही है भारतीय संविधान की असली आत्मा, संतुलन और सामंजस्य। अब हम आगे देखेंगे इस संतुलन को किस प्रकार रथ के दो पहिए के सिद्धांत में समझाया गया। अब तक हमने देखा कि नीति निर्देशक तत्वों ने भारत के संवैधानिक और न्यायिक इतिहास को कैसे प्रभावित किया। लेकिन प्रश्न यह है, इन सिद्धांतों का वास्तविक प्रभाव शासन व्यवस्था में कैसे दिखाई देता है। इसी संदर्भ में हमें समझना होगा भारत के विकास ढांचे को। योजना आयोग 1950। स्वतंत्रता के बाद 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था देश का नियोजित विकास, संसाधनों का न्यायसंगत वितरण, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। यह पूरी तरह नीति निर्देशक तत्वों की भावना से प्रेरित था। 5 वर्षीय योजनाएं इसी सोच का परिणाम थीं। परिवर्तन नीति आयोग 2015। लेकिन 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब विकास का मॉडल बदल गया। सहकारी संघवाद पर जोर, राज्यों की सक्रिय भागीदारी, बॉटम अप प्लानिंग, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। निष्कर्ष, चाहे योजना आयोग हो या नीति आयोग, दोनों का मूल उद्देश्य वही रहा है, भारत को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। और यही तो नीति निर्देशक तत्वों का अंतिम लक्ष्य है। सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, कल्याणकारी राज्य। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व केवल संवैधानिक प्रावधान नहीं हैं, वे भारत के विकास की दिशा तय करने वाली जीवंत विचारधारा हैं। और यही कारण है कि भारतीय लोकतंत्र आज भी मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर खड़ा है। अब हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को व्यवहारिक रूप में लागू करने का सबसे बड़ा उदाहरण क्या था। भूमि सुधार और कृषि परिवर्तन। स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी समस्या थी भूमि का असमान वितरण। कुछ जमींदारों के पास विशाल भूमि थी, जबकि अधिकांश किसान भूमिहीन या बंटाईदार थे। इसी असमानता को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। एक, बिचौलियों का उन्मूलन, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। सबसे पहला कदम था जमींदारी और जागीरदारी प्रथा को समाप्त करना। इसका उद्देश्य था कि किसान सीधे राज्य के साथ जुड़े, न कि किसी जमींदार के माध्यम से। इससे लाखों किसानों को भूमि पर प्रत्यक्ष अधिकार मिला। 2, काश्तकारी सुधार, टेनेंसी रिफॉर्म्स। दूसरा महत्वपूर्ण कदम था काश्तकारों की सुरक्षा, उचित लगान का निर्धारण, बेदखली से संरक्षण। इससे किसानों को स्थायित्व और सुरक्षा मिली। 3, भूमि जोत सीमा, लैंड सीलिंग्स। सरकार ने यह तय किया कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि रख सकता है। अधिकतम सीमा से ज्यादा भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाने लगी। इसका उद्देश्य था भूमि का न्यायसंगत वितरण। 4, अतिरिक्त भूमि का वितरण। सीमा से अधिक भूमि भूमिहीन मजदूरों और छोटे किसानों को दी गई। यह सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम था। निष्कर्ष, भूमि सुधार केवल कृषि नीति नहीं थी, यह नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39 बी
और 39C को लागू करने का प्रयास था, यानी संसाधनों का समान वितरण और आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण रोकना। इसीलिए भूमि सुधार भारतीय संविधान की सामाजिक क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। अब हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भारत सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े कदम उठाए। विशेष रूप से वित्तीय संसाधनों का राष्ट्रीयकरण। इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण रोकना, संसाधनों का समान वितरण, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, जो कि सीधे सीधे अनुच्छेद 39B और 39C की भावना से जुड़ा था। 1956 जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण। 1956 में जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया। LIC की स्थापना हुई। उद्देश्य था लोगों की बचत को सुरक्षित करना, बीमा क्षेत्र को निजी लाभ के बजाय राष्ट्रीय विकास के लिए उपयोग करना। 1969 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1969 में 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह एक ऐतिहासिक कदम था। अब बैंकिंग व्यवस्था का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराना, छोटे किसानों और उद्योगों को सहायता देना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को समर्थन देना। 1971 सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण। 1971 में सामान्य बीमा का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। इससे बीमा सेवाओं को व्यापक और सुलभ बनाया गया। 1971 प्रिवी पर्स की समाप्ति। उसी वर्ष प्रिवी पर्स की व्यवस्था समाप्त कर दी गई, यानी पूर्व रियासतों को मिलने वाली विशेष आर्थिक सुविधाएं खत्म कर दी गईं। यह कदम समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों की दिशा में था। अब हम नीति निर्देशक तत्वों के एक और महत्वपूर्ण आयाम को समझते हैं, श्रमिक अधिकारों का संरक्षण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 41, 42 और 43 राज्य को यह निर्देश देते हैं कि वह श्रमिकों को न्यायपूर्ण और मानवीय कार्य परिस्थितियां दे, उचित वेतन सुनिश्चित करे और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। इन्हीं सिद्धांतों को लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण श्रम कानून बनाए गए। एक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। इस अधिनियम का उद्देश्य था श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन तय करना, शोषण को रोकना और सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करना। यह सीधे अनुच्छेद 43 की भावना से जुड़ा है, जो जीवनयापन योग्य वेतन की बात करता है। दो मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। इस कानून का मुख्य उद्देश्य था समय पर मजदूरी का भुगतान, अनुचित कटौतियों पर रोक और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। इससे श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा मिली। 3 ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। इस अधिनियम ने श्रमिकों को संगठन बनाने का अधिकार, सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति और कानूनी मान्यता प्रदान की। इससे श्रमिकों की आवाज मजबूत हुई। 4 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। यह कानून औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया। श्रमिक और नियोक्ता के बीच विवाद समाधान, हड़ताल और तालाबंदी के नियम, श्रमिकों की पुनर्बहाली और मुआवजा। इससे उद्योगों में संतुलन बना। भारतीय संविधान केवल श्रमिकों के अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि विशेष रूप से कमजोर और असुरक्षित वर्गों की रक्षा पर जोर देता है। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन्हीं संवैधानिक मूल्यों को लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। एक बाल श्रम, चाइल्ड लेबर। भारत में बाल श्रम एक गंभीर सामाजिक समस्या रही है। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 खतरनाक उद्योगों में बच्चों के काम पर रोक लगाता है। 2006 में घरेलू काम और होटल ढाबों में भी बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया। 2016 संशोधन के बाद इसका नाम हुआ बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम। अब
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध है और 14-18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक कार्यों से रोका गया है। यह अनुच्छेद 24 की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। दो बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर। बंधुआ मजदूरी गरीबी और कर्ज के कारण मजबूर श्रम की स्थिति है। बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 ने इस अमानवीय प्रथा को पूरी तरह समाप्त किया। सभी पुराने बंधन अवैध घोषित, कर्ज समाप्त और बंधुआ श्रमिकों को मुक्त किया गया। यह अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध का कानूनी रूप है। भारतीय संविधान केवल समानता की बात नहीं करता, बल्कि महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण की दिशा में राज्य को सक्रिय कदम उठाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 14, 15, 16 और 39 डी समान अवसर और समान वेतन की गारंटी देते हैं। इन्हीं सिद्धांतों को लागू करने के लिए महिलाओं से जुड़े महत्वपूर्ण श्रम कानून बनाए गए। एक मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। इस अधिनियम का उद्देश्य है कार्यरत महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा, गर्भावस्था के दौरान आर्थिक सुरक्षा और सवेतन मातृत्व अवकाश प्रदान करना। बाद में संशोधन के तहत मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह तक बढ़ाया गया। यह अनुच्छेद 42 की अभिव्यक्ति है, जो मानवीय कार्य परिस्थितियों और मातृत्व राहत की बात करता है। दो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इस कानून ने स्पष्ट किया समान कार्य के लिए समान वेतन, लिंग के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, भर्ती और सेवा शर्तों में समानता। यह सीधे अनुच्छेद 39 डी से जुड़ा है। भारतीय संविधान का एक मूल उद्देश्य है सामाजिक न्याय की स्थापना। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, अनुच्छेद 15 भेदभाव को रोकता है और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। इन्हीं संवैधानिक मूल्यों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अस्पृश्यता के उन्मूलन को लागू करना, सार्वजनिक स्थलों पर समान प्रवेश सुनिश्चित करना, नागरिक अधिकारों का प्रवर्तन। यह कानून अनुच्छेद 17 का व्यावहारिक रूप है। इसने सामाजिक भेदभाव को दंडनीय अपराध घोषित किया। SC सेंट अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। यह अधिनियम विशेष रूप से दलितों और आदिवासियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया। सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा, अत्याचारों को कठोर दंड, विशेष अदालतों की स्थापना, पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास। यह केवल आरक्षण नीति तक सीमित नहीं, बल्कि एक व्यापक सुरक्षात्मक उपाय है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आयोगों की स्थापना की। सबसे पहले SC और सेंट के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया, जो 65वें संविधान संशोधन 1990 के माध्यम से स्थापित हुआ। इसके बाद 89वें संशोधन 2003 द्वारा इसे दो अलग अलग आयोगों में विभाजित कर दिया गया। पहला आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCAC। यह आयोग अनुसूचित जातियों के अधिकारों की निगरानी और संरक्षण के लिए कार्य करता है। दूसरा आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST। यह आयोग अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा और कल्याण सुनिश्चित करता है। अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC 1993 में स्थापित और 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW 1992 में स्थापित, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में स्थापित, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। अब हम बात करते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए आरक्षण की। इसका प्रावधान किया गया 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से। प्रमुख प्रावधान। इस संशोधन के तहत
शिक्षा संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान किया गया। पात्रता: यह आरक्षण उन लोगों के लिए है जो एससी, सेंट या ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना और सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित करना। अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, जिसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है पंचायती राज व्यवस्था। इसे संवैधानिक दर्जा मिला 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से। गांधी जी का सपना ग्राम स्वराज, पंचायती राज की मूल भावना महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचार से जुड़ी है, जहां गांव आत्मनिर्भर और स्वशासी हों। 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों को सौंपे गए 29 विषयों की सूची दी गई है। त्रिस्तरीय संरचना 3-tier सिस्टम। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करती है। 1 ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, 2 पंचायत समिति तालुका या ब्लॉक स्तर पर, 3 जिला परिषद जिला स्तर पर। इस प्रकार सत्ता को नीचे से ऊपर तक संरचित किया गया है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर देते हैं। विशेष रूप से अनुच्छेद 43 राज्य को निर्देश देता है कि वह कुटीर और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा दे। अब ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की गई। एक खादी और ग्रामोद्योग आयोग क्विक। यह आयोग खादी और ग्रामीण उद्योगों के विकास, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर गांवों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। 2 अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड। यह संस्था हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करती है और पारंपरिक बुनकरों को सहयोग प्रदान करती है। 3 रेशम बोर्ड सिल्क बोर्ड। रेशम उद्योग के विकास, अनुसंधान और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस बोर्ड की स्थापना की गई। 4 कोयर बोर्ड कॉयर बोर्ड। यह बोर्ड नारियल रेशे से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहित और संगठित करता है। 5 लघु उद्योग बोर्ड। यह बोर्ड छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को विकास और समर्थन प्रदान करता है। निर्देशक तत्व राज्य को निर्देश देते हैं कि वह गरीबी दूर करे और रोजगार के अवसर बढ़ाए। इसी उद्देश्य से समय समय पर कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गईं। 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सबसे पहले 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। 1978 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसके बाद 1978 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। यह योजना गरीब ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहायता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए थी। 1989 जवाहर रोजगार योजना। 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे का विकास। 2006 मनरेगा मनरेगा सबसे महत्वपूर्ण कदम था। 2006 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम मनरेगा कहते हैं। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। भारतीय संविधान का उद्देश्य केवल सामाजिक और आर्थिक न्याय तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी उसकी महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। अनुच्छेद 48 A के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करे। 1 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। सबसे पहले 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। इसका उद्देश्य था वन्यजीवों का संरक्षण,
अवैध शिकार पर रोक और राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों की स्थापना। 2. वन संरक्षण अधिनियम 1980। इसके बाद 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। यह अधिनियम वन भूमि को गैर वन कार्यों में उपयोग करने पर नियंत्रण लगाता है। 3. राष्ट्रीय वन नीति 1988। 1988 की राष्ट्रीय वन नीति वनों के संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और जनभागीदारी पर जोर देती है। 4. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। प्रदूषण की रोकथाम के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए गए। इनका मुख्य कार्य है जल प्रदूषण की रोकथाम, वायु प्रदूषण का नियंत्रण। भारतीय संविधान केवल अधिकार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह यह भी सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को समान न्याय मिले। इसी उद्देश्य से न्यायिक सुधार और विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। समान न्याय इक्वल जस्टिस। सबसे पहले बात करते हैं समान न्याय की। संविधान का उद्देश्य है कि आर्थिक या सामाजिक स्थिति के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 नलसा। 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नलसा की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य है गरीब, कमजोर और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। लोक अदालत। लोक अदालत एक वैधानिक मंच है जहां आपसी सहमति से विवादों का समाधान किया जाता है। इससे मामलों का त्वरित निपटारा होता है और न्याय सस्ता और सुलभ बनता है। शक्तियों का पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब बात करते हैं शक्तियों के पृथक्करण की। लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के बीच संतुलन आवश्यक है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973। सीआरपीसी 1973 के तहत न्यायिक प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से व्यवस्थित किया गया। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया। संविधान के सिद्धांतों के अनुसार न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया ताकि न्याय निष्पक्ष और स्वतंत्र रह सके। उदाहरण के लिए कलेक्टर और न्यायिक मजिस्ट्रेट की भूमिकाएं अलग की गईं। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व राज्य को यह निर्देश देते हैं कि वह केवल आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, कृषि और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी ध्यान दे। स्वास्थ्य हेल्थ। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। राज्य का दायित्व है कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए। इसी उद्देश्य से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसीज की स्थापना की गई ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें। साथ ही विभिन्न रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाए गए, जैसे टीकाकरण और संक्रामक रोगों की रोकथाम। कृषि एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं कृषि क्षेत्र की। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य ने आधुनिक इनपुट, उन्नत बीज और उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया। साथ ही गौहत्या पर रोक जैसे प्रावधानों के माध्यम से पशुधन संरक्षण पर भी जोर दिया गया। विरासत हेरिटेज प्रोटेक्शन। अब बात करते हैं हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की। भारत की प्राचीन सभ्यता और स्मारकों की रक्षा के लिए प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक अधिनियम 1951 लागू किया गया। इसका उद्देश्य है देश की ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखना और आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व केवल देश के आंतरिक विकास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी दिशा प्रदान करते हैं। सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा की। राज्य का कर्तव्य है कि
वह कमजोर और वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसी उद्देश्य से वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं चलाई गईं, जो 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। यह व्यवस्था सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित करती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब बात करते हैं भारत की विदेश नीति की। भारतीय संविधान के अनुसार भारत विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। गुटनिरपेक्षता की नीति, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। भारत ने शीत युद्ध के समय गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। इसका अर्थ है किसी भी शक्ति गुट के साथ स्थायी रूप से न जुड़ना और स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना। पंचशील। भारत ने शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पंचशील के 5 सिद्धांत अपनाए। इनका उद्देश्य है पारस्परिक सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। अब हम बात करते हैं उन निर्देशों की जो सीधे भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्वों में तो नहीं हैं, लेकिन संविधान में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 1. अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 कहता है कि सेवाओं और पदों में नियुक्ति करते समय एससी और सेंट के दावों का ध्यान रखा जाए, लेकिन साथ ही प्रशासन की दक्षता भी बनी रहनी चाहिए, अर्थात सामाजिक न्याय और प्रशासनिक कुशलता दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है। 2. अनुच्छेद 350। अब बात करते हैं अनुच्छेद 350 अ की। यह अनुच्छेद कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य है भाषाई विविधता की रक्षा और बच्चों के बौद्धिक विकास को सुनिश्चित करना। 3. अनुच्छेद 351। अब आते हैं अनुच्छेद 351 पर। यह संघ का कर्तव्य बनाता है कि हिंदी भाषा का विकास और प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि वह भारत की समृद्ध भाषाई परंपराओं को समाहित करते हुए एक सशक्त संपर्क भाषा के रूप में विकसित हो सके। हालांकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य भारत को एक आदर्श कल्याणकारी राज्य बनाना है, लेकिन इनके कार्यान्वयन में कई गंभीर चुनौतियां सामने आती हैं। 1. अपर्याप्त वित्तीय संसाधन। सबसे पहली और प्रमुख चुनौती है अपर्याप्त वित्तीय संसाधन। कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, लेकिन सीमित बजट और राजकोषीय दबाव इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा बनते हैं। 2. प्रतिकूल सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां। दूसरी बड़ी चुनौती है प्रतिकूल सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और क्षेत्रीय असमानताएं नीतियों के सफल क्रियान्वयन को प्रभावित करती हैं। 3. जनसंख्या विस्फोट। तीसरी चुनौती है जनसंख्या विस्फोट। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचाना कठिन हो जाता है। 4. तनावपूर्ण केंद्र राज्य संबंध। चौथी महत्वपूर्ण चुनौती है तनावपूर्ण केंद्र राज्य संबंध। कई नीतियों के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय आवश्यक होता है, लेकिन राजनीतिक मतभेद और प्रशासनिक असहमति कार्यान्वयन को प्रभावित कर सकते हैं। अब एक नजर डालते हैं नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर, जो यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक कारणों से न्याय से वंचित न रहे। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। यह ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की आधारशिला है।
अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी। इसका उद्देश्य है देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू करना। अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा। यह बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है। अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। भारत की विदेश नीति विश्व शांति और सहयोग पर आधारित है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही यूपीएससी की गहराई से तैयारी के लिए cpg.study को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।